सभी विद्वानों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आभारी हूँ मृदुल जी का, विवेकानंद केंद्र का और अश्विनी जी का, रवि सिन्हा जी का, जिनके कारण मुझे आप सभी विद्वानों से संबोधित होने का सुअवसर मिल रहा है। अभी कुछ बातें मुझे लेकर भाई मृदुल जी ने कही हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, ऐसा मैं ठीक से जानता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, कोई प्रकृति की शक्तियां हैं जो सब कुछ सृष्टि में करवाती हैं, उनके द्वारा जो करवाया जाता है। यदि हम समर्पण के साथ चलें तो प्रक्रिया फिर चलती रहती है। हाँ, आवाज ये टेक्निकल टीम से जो अनुरोध किया था रवि सिन्हा जी ने, वो देखे कि कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं और उसके कारण आप लोगों को सुनने में बाधा आएगी। जैसे राशि गौड़ है, इन्होंने अपने आप को म्यूट नहीं किया है, तो जरा देख लीजिए ताकि और उनके लिए व्यवधान ना, आप सबका नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। राशि गौड़ जी ने नहीं किया है, खैर और भी देख लीजिए। तो ये जो दिव्य शक्तियां हैं, हम भारत के लोग ऐसे मानते हैं, भारतीय संस्कृति के लोग, हम कुछ नहीं करते हैं, वो शक्तियां हमसे करवाती हैं। हमारा समर्पण उनके प्रति चाहिए। जो विषय मेरे लिए आज निर्धारित किया गया, वैद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। वैद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब तो आ रही है। हाँ, अभी आई जी, बीच में किसी ने मुझे म्यूट कर दिया था जी, तो ये टेक्निकल टीम को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वो विषय खूब महत्वपूर्ण है और उसको पूरी तरह से न्याय करना उस विषय के साथ शायद मेरी क्षमता से अधिक होगा, पर फिर भी जितना मेरी समझ है उसके अनुसार मैं उस विषय के ऊपर बात करूंगा। देखिए, हम जीवन में जितना भी व्यवहार करते हैं, मैं जो कुछ भी कहूंगा, यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, मुझसे बहुत बड़े विद्वान भी यहाँ उपस्थित हैं, आयु में भी कुछ लोग मुझसे बड़े हैं, तो मैं केवल विषय को आगे बढ़ाने के लिए बात को, कुछ बिंदुओं को रेखांकित कर रहा हूं। आपको सिखाने या बताने की क्षमता, मेरी योग्यता, पात्रता मेरी नहीं है। तो क्या है कि हम जीवन में जो भी व्यवहार करते हैं मनुष्य, उसके पीछे उनकी मनोभूमिका रहती है। वो मनोभूमिका कैसे विकसित होती है? उनके जो संस्कार हैं, उनको जो जीवन दर्शन है, जो उन्होंने जीवन के बारे में अपनी अवधारणाएं बना ली हैं, उनकी दृष्टि में जीवन का क्या अर्थ है, उसके अनुसार वो अपने जीवन का व्यवहार निर्धारित करते हैं। एक पुरानी कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की, हमने सबने सुनी होगी। जर्मन ने ब्रिटिश सेना के लोगों को घेर लिया, जिसमें कुछ लोग भारतीय थे, कुछ लोग अंग्रेज थे, और पूरी बंकर को घेर लिया और थोड़ी ही दूरी पे रह गए। वो निश्चित हो गया कि अब सब लोग मर जाएंगे। अब ये जब निश्चित हो गया कि जीवन का अंतिम क्षण है, अब दोनों समाज, भारतीय लोगों का व्यवहार, उन सैनिकों का, और जो ब्रिटिश सैनिक थे उनका व्यवहार एकदम अलग नजर आया। देखने में लगता है सभी तो मनुष्य हैं, एक ही जैसे तो लगते हैं। जो ब्रिटिश सैनिक थे, खाने पीने का जितना सामान था निकाल लिया, शराब निकाल ली, पीना खाना वो सब शुरू कर दिया उन्होंने। और जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और ध्यान साधना में लग गए। ये दोनों एकदम विपरीत व्यवहार कहां से आए? मृत्यु तो दोनों के सामने खड़ी थी, केवल जीवन दर्शन के कारण। ये एक पुरानी बात को छोड़कर
मैं तुरंत एकदम आधुनिक जो चल रहा है समाज में, उसकी ओर आता हूँ। आपके ध्यान में होगा, आजकल बहुत शोर है कुछ बातों का, डीपॉपुलेशन प्रोग्राम ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है विश्व की जनसंख्या आधे से भी कम कर देने का एक प्रयास चल रहा है अनेक वर्षों से। मेरी जानकारी ये है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करता हूँ, इसलिए मुझे सुनिश्चित रूप से पता है, जो बहुत से मेरे पास प्रमाण है और समय पर वो दिए जा सकते हैं प्रमाण। सबको बीमार बनाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। जो चीजें बहुत बुरी हैं, वो हम पर अच्छी कहकर थोपी जाती हैं। 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हमारे संचालक जो हैं आज के कार्यक्रम के, भाई मृदुल जी, उन्होंने जैसे कहा कि मुझे श्रेय दे रहे हो कि स्टील की विषाक्तता के बारे में सबसे पहले विश्व मैंने बात की, चर्चा ज़रूर मैंने की, ये अवसर मुझे प्रभु इच्छा से मिला, पर इसके ऊपर शोध तो कोई नया नहीं है, मेरा शोध नहीं है, मेरे तो ध्यान में आ गया। 1907 में ब्रिटेन के एक कारखाने में, जो स्टील का कारखाना था, मजदूरों के मुंह से खून आने लगा, फेफड़ों में जख्म हो गए, घाव बन गए, तो कहा गया स्टील के जो आ, उसके जो तत्व हैं जो उसमें डाले जाते हैं, उनके कारण ऐसा हो रहा है। तो जो उद्योगपति थे उनको तो ये मानना नहीं था। सन 11 तक ये विवाद चला और निश्चित रूप से स्थापित हो गया, सिद्ध हो गया कि स्टील के कारण उनके फेफड़ों में घाव बने हैं। विषय को दबा दिया गया है, जैसा कि व्यापारी जगत करता आया है। और उसके बाद 2007-8 में ये फिर से विषय उठा और फिर से ये विषय सामने आया वैज्ञानिकों के द्वारा कि स्टील ऐसा एलॉय, ऐसा यौगिक है जो बहुत विषाक्त है। और विडंबना देखिए, मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूं। मेरे ध्यान में आया, हम कैसे मान लें कि मुझसे बहुत विद्वान बुद्धिमान लोग हैं जिनका ये विषय है, विशेषज्ञ हैं, उनके ध्यान में ये बात ना आई हो। इस बात को हम नहीं मान सकते। उनको निश्चित रूप से ये पता है कि स्टील विषैला है, फिर भी स्टील में आयुर्वेद के जो अरिष्टासव बनते थे, वो नॉन रिएक्टिव बताकर प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई हानिकारक नहीं है। वो अरिस्टासव मिट्टी और लकड़ी के स्थान पर, सागवान के स्थान पर स्टील के बर्तनों में बनने लगे और वो औषधि के स्थान पर लाभ से कहीं अधिक हानि करने लगे, सड़ने लगे और फिर प्रिजर्वेटिव डाला जाने लगा। हजारों साल की परंपरा में आयुर्वेद में संरक्षक पदार्थों का, विषैले संरक्षक प्रिजर्वेटिव हमने कब प्रयोग किया अरिस्टासव में? वो तो स्वयं ही सुरक्षित है, वो भी सड़ने लगे और उसमें प्रिजर्वेटिव डाला तो वो औषधि कहाँ रह गई? और इसके लिए अनुमति है, सरकारी कानून है। हम इस बात को समझते होंगे, कोई बात सही नहीं हो जाती कानून बनाने के कारण, न्यायालय का निर्णय आने के कारण कोई गलत बात सही या सही बात गलत नहीं हो जाती। गलत है तो वो गलत है, उसकी अंतिम कसौटी वैज्ञानिकों का बोलना या सरकार का कानून बनाना अंतिम कसौटी से गलत नहीं हो सकती। जो विषैला है तो है, क्रोमियम है, निकल है, पूरे शरीर की कठोरता बढ़ा देता है और 7 प्रकार के और भी है, फास्फोरस इत्यादि, वो सब भी है इसमें, गंधक इत्यादि, वो भी सूक्ष्म मात्रा में है। आयरन तो उसमें 2-4% ही रह जाता है, लौह तत्व। तो किन प्रयोगों के द्वारा हमने सिद्ध किया है, इस विषय पे फिर कभी बात करेंगे। आप भी अपने पर प्रयोग करके ऊर्जा विज्ञान के द्वारा जान सकते हैं और यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आखिर किन शक्तियों ने ये स्टील अपने आर्थिक हितों को लेकर हम पे थोपा, 2 हित एक साथ साध लिए, उसको जब प्रक्रिया से गुजारा जाता था, उस स्टील में बनने लगा, सारे गुण उसके लगभग समाप्त हो गए, बहुत कम हो गए और विषाक्तता पैदा हो गई। ये एक घटना। दूसरा आजकल बहुत अधिक चर्चा में है, वो A2 A1 गौएं, देशी विदेशी गौएं, बॉस टॉरस, बॉस इंडिक्स गौएं, इस प्रकार की बात बहुत प्रचलित है। जरा बताइए,
जो सारे विश्व के लिए विषैली गौ मान ली गई सन 84 के आसपास, वो भारत में पूरी की पूरी ढेर कर दी गई करोड़ों रुपए की गौएं लाकर। किसने किया, क्यों किया? ऐसी एक नहीं बीसियों विषय है मेरे पास जो ये बताएंगे कि विश्व के बहुत बड़े लोगों ने हमारे साथ ये ठगी की और धोखा किया। तो हम बार बार ठगे क्यों जाते हैं, इस पे भी आज हमको बात करनी है। तो ये सब हुआ। अब प्रश्न ये नहीं है कि हमारे साथ ठगी के कौन कौन से काम हुए, ये आज का विषय नहीं है। इसी प्रकार दवाइयों को लेकर है, इसी प्रकार जो केचुआ है विदेशी वो है, पॉली हाउस है सब कुछ इस प्रकार। और कुछ एक दो बातें हैं जिसको शायद आज के इस मंच से कहना ठीक नहीं है, पर इस प्रकार के जो हम पर ये थोप दी गई गलत बातें सही कहकर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा, कैसे वैज्ञानिक हैं ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनकी योग्यता पात्रता के ऊपर, कि उनके होते हुए ये सब गलत इस देश में हो क्यों रहा है, क्लोरिनेशन पानी की क्यों हो रही है, जबकि विश्व के अनेक देश बंद कर चुके हैं, इसको कैंसर का कारण मान चुके हैं। ये वो जीवन दर्शन है जो सारे संसार की बलि लेकर भी सोना, पैसा, संपत्ति, सत्ता प्राप्त करने के लिए वो प्रेरित करता है। ये वो जीवन दर्शन है। कैसे एक भारतीय या जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो आज जयचंद कुछ अधिक ही हो गई है ना, कहने को भारतीय नाम भारतीय, और किसी विदेशी से भी अधिक भारतीय संस्कृति के शत्रु बनकर खड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति से बहुत दूर जा चुके हैं। तो उनका मतांतरण हुआ है या विचारांतरण हुआ है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद यहाँ से उनकी जड़ें कट चुकी हैं, केवल नाम उनका भारतीय ही रह गया है। तो ये सब जीवन दर्शन बदल जाने के कारण होता है। आप कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत का कोई जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो ऐसा कर सकता है? मुझे अच्छे से याद है जब राम मंदिर के लिए हमें आदेश हुआ था, हमारा सौभाग्य था जब हम वहां गए, तो वहां पे एक टापू है सरयू जी के तट पर, वहां पे हम हजारों लोग थे और हमारा 3 दिन भोजन जानते हैं किन लोगों ने दिया? जो वहां पे टापू पे छुप कर डकैत लोग रहते थे, 3 दिन हमको भोजन कराया उन लोगों ने। ये भारत है। ये वो मानसिकता है कि डकैत भी किसी कारण डकैत बन गया तो राम भक्तों के लिए वो सेवक बन गया, हमारे लिए खतरा नहीं बना वो। ये भारतीय संस्कृति है। तो ये मानसिकता, ये सोच कैसे विकसित होती है, इसको आप सीधे सीधे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक दैवी शक्तियां, एक दानवी शक्तियां। एक वो शक्तियां जो अपना जीवन समर्पित करके अपने आप कष्ट में रहकर एक माँ की तरह अपने बच्चे को सुख में रहकर स्वयं दुख में रहकर सुख का अनुभव करती हैं। ये नहीं कहते कि हम कृपा कर रहे हैं, वो अपने ऊपर कृपा मानती हैं। दूसरी वो मानसिकता जो सबका बलिदान लेकर अपना व्यक्तिगत हित करते हैं, ना स्वयं सुखी रहते हैं, ना समाज को सुखी रहने देते हैं। शायद ये कलयुग का प्रभाव है कि ऐसी शक्तियां, उनका वर्चस्व काफी बढ़ा चढ़ा है। यदि हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े लोगों की आस्थाएं हो जाती हैं दुर्बल, एक प्रक्रिया है ना, हम कुछ उधर देते हैं तो उधर लेते भी हैं, ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। यदि कहीं मन में संदेह हो तो जरा याद कर लीजिए, एमडी डॉक्टर रेमंड मूडी अमेरिका के हैं, उनकी लाइफ आफ्टर डेथ पुस्तक है, जिसमें पूरी घटनाएं हैं विश्व भर के लोगों की, अनेक संप्रदायों के लोगों की, जो मरने के बाद किसी तरह से फिर से जीवित हो गए, उनको स्मरण रहा कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ। इसी प्रकार मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ऐसी बहुत सी, वो भी एमडी डॉक्टर की लिखी किताबें हैं। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो सिद्ध करती हैं, साबित करती हैं कि ये जीवन केवल इस शरीर तक नहीं है, इससे पहले भी ये जीवन था, आगे भी जीवन था। ये भारत की जो आस्था है, ये भारतीयों के व्यवहार को बदल डालती है, और हम लाखों साल से, करोड़ों साल से विश्व के और समाज की तुलना में बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। हमारे द्वारा यदि हमें जानकारी होगी या नहीं होगी तो मैं आपके ध्यान में ला देता हूं, चीन में आज भी
जबकि साम्यवाद, नास्तिकता का एक बहुत बड़ा दौर वहां पे होकर गुजरा है, चल रहा है। वहां पे आज भी अधिकांश परिवारों में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका सर भारत की ओर कर दिया जाता है। उनका ये विश्वास है कि ये देवताओं का देश है, इधर सर करके मरेंगे तो हमको सदगति होगी हमारी। ठीक इसी प्रकार प्रोफेसर नाकामुरा है, जापान के हैं। हेमिजे नाकामुरा, वो लिख रहे हैं आपके बारे में कि भारत के लोगों ने हमको सभ्यता और संस्कृति उनकी देन है हमारी। स्टोनहेंज, ये सब, ये सारी संस्कृतियां, मिस्र के पिरामिड, ये हजारों साल पुराने पिरामिड, वो द सेल्टिक ड्रूइड्स, इस नाम की किताब, सी से सेल्टिक यानी कैलेटिक ड्रूइड्स यानी द्रविड़, उन ब्राह्मणों ने आकर ये बनाए हैं। ये कोई एलियंस नहीं बनाए, वो अच्छे से जानते हैं एलियन ने नहीं बनाए, पर उनको इस बात में बड़ा अपमान लगता है कि भारतीयों ने बनाए, वो आप लोगों ने बनाए। तो सारे विश्व की सभ्यता संस्कृति आपकी देन है। और ये जो आताताई हैं, ये जो तामसिक सोच के लोग हैं, जिनकी आस्थाओं के बारे में ये कहा जाता है, ये तो विश्वास का मामला है, ये हमारी मान्यता नहीं है, भारतीय सोच नहीं है ये। विश्वास का मामला है, विश्वास का मामला नहीं है, हमारी आस्थाएं तर्क का मामला है, विज्ञान का विषय है हमारा। उनके सोच के ऊपर, उनकी विषय की दुर्बलता के ऊपर पर्दा डालने के लिए कह दिया जाता है आस्था का मामला है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो सोच के लोग हैं, उन्होंने विश्व की सारी सभ्यताओं संस्कृतियों को, यानी हिंदू संस्कृति को, आर्य संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को नष्ट किया। ये तो एक मैं आपके सामने चित्र रखना चाहता था। अब दूसरा जो मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा वो ये है कि ये उसी सोच में से सब कुछ निकला जहां पे इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं होता है, यही पहला जीवन है, यही अंतिम जीवन है, इसलिए जो कुछ भी कर लेना है इसी जीवन में, इसी शरीर में कर लेना है। तो क्या कर लेना है? भोगों को अधिक से अधिक भोग लेना है। और उसके लिए अच्छा और बुरा, उसकी कसौटी कोई ऐसी कसौटी नहीं है भले बुरे की। इसके ठीक विपरीत भारत का जीवन दर्शन एकदम अलग है। हमारी पूरी आस्था है, विश्वास है, पुनर्जन्म होता है, कर्म फल होता है। और हम संस्कृत के या हमारे दर्शन के जो चार जो है वो बिंदु है मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य है, पुरुषार्थ चतुष्टय जिनको कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस एक दर्शन है पूरे का पूरा। एक और धर्म है, एक और मोक्ष है। इन दो पार्टों के बीच में, दो किनारों के बीच में अर्थ और काम की नदी बहती है। उससे बाहर नहीं हम जा सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, ना धर्म का ना मोक्ष का। जहां इन दोनों में रुकावट आए, वो अर्थ और काम, वो आपके लिए वर्जित है। इस प्रकार की सोच। और क्योंकि हमको कर्म फल पे पूरी आस्था है, तो कष्ट उठाकर भी दूसरों के लिए जीना, दूसरे के लिए जीवन कष्ट उठाना। दधीची जैसे लोग इस देश में एक नहीं लाखों लाखों हो गए। तो ये वो जीवन दर्शन है जो पूरे विश्व को सुख दे सकता है। और ये हमारे कहने की बात नहीं है, विश्व के सैकड़ों विद्वानों ने ये कही है। अभी जो बड़े प्रसिद्ध हो गए इतिहास के विद्वान, विल ड्यूरांट, उन्होंने है द केस फॉर इंडिया, उनकी पुस्तक है, जरा वो देख लीजिए उठाकर। इसी प्रकार से अनेक विद्वानों ने कहा है, दार्शनिकों ने कहा है कि यदि हमको सुख पाना है, यदि हमको जो है विश्व का, सारे मानव जाति का, प्राणी मात्र का, सृष्टि का कल्याण करना है, तो भारतीय संस्कृति की शरण में आना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो ये वो लोग कह रहे हैं, हमको क्या करना है जी? हमको भी तो इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ठीक से मैं जानता हूँ आज के आयोजन का जो है, जो कार्यक्रम, ये जो आयोजन हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि हमको जो हमसे छिन गया है उसको फिर से अपनी पीढ़ी को ठीक से सौंपना है। और सौंप कर फिर इस सारे संसार को, पहले भारत को, जहां पे ये विचार है, जहां का सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसको सुरक्षित और संरक्षित करना है और फिर उसको आगे बढ़ाना है। ये सब संभव है, ऐसा हमारी संस्कृति में हो चुका है। नानाजी देशमुख
आप लोग जानते होंगे पूज्य श्री नानाजी देशमुख जर्मन गए थे, तो उन्हीं के मुंह से हमने ये सुना है। वहां पे उन्होंने एक ऐसी महिला से भेंट की जो विवाह से भी पहले दंपतियों को ये कहती थी कि हमारे निर्देशन में आपकी संतान होगी, उस संतान को हमारे विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। और अभिमन्यु की बात का भी उन्होंने उदाहरण दिया था नाना जी को। बहुत पुरानी घटना हो गई जब हमने उनके द्वारा ये घटना सुनी थी, नाना जी द्वारा। तो ये सब कुछ संभव है कि हम माँ के पेट में ही सब कुछ बदल डालें। सुप्रजनन नाम से श्री राम शर्मा आचार्य जी की भी इसके ऊपर पुस्तक है। आदरणीय ताई सिंधु जी इसके ऊपर काम कर ही रही हैं, ऐसे अनेक लोग इस पे काम कर रहे हैं। मेहुल शास्त्री जी और उनके गुरु जी इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग इस पे लगे हुए हैं और परिणाम सामने आ रहे हैं। वो गूगल चाइल्ड जिसको कहा गया, वह हर किसकी देन है? कोई मेहुल शास्त्री जी के वहां के आश्रम की देन है। तो हम ऐसी संतानों को जन्म दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जो केवल अपना नहीं, केवल भारत का नहीं, विश्व का, प्राणी मात्र का, पूरी सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं। तो ये बहुत मौलिक विषय है। रवि सिन्हा जी भी इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, मृदुल जी भी बहुत चर्चा करते हैं। तो ये आयोजन उस दिशा में एक और मील पत्थर सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी अभी हमने एक प्रयोग देखा, हमने किसी संतान को, थोड़ा बहुत जो हमारी समझ है, तो मैंने देखा वो बच्चा अभी 2.5 साल का है, 2.25 साल का। उसको सारे तो महाद्वीपों के नाम याद हैं, सारे वो नक्शा जो है उसको प्रदेशों के नाम याद है, उठाकर सारे प्रदेशों को वहां पे फिर से जोड़ देता है। और जितने रंग हैं, रंगों में हरे रंग के जो 4-5 प्रकार है, वो भी 2.25 साल का पूरा नहीं हुआ है बच्चा। ऐसी ऐसी प्रतिभाओं का जन्म होता है। वो 2-3 बार एक बात सुनता है, बस फिर उसको याद हो गई। ऐसा वो बच्चा पूरे, फिर उसको संस्कृत की जो है वो अपना, हिंदी के वो याद है सारा उसको वर्णमाला, अंग्रेजी का पूरा याद है, और गीता के अनेक श्लोक, उच्चारण शुद्ध नहीं है, श्लोक याद है। ऐसे भारत में अनेक संतानें जन्म ले रही हैं जो हमारे बड़े आदरणीय और पूज्य लोग हैं, उनके प्रयासों से। तो ये सब करना संभव है। इस बारे में मुझे एक ही बात केवल आपको रेखांकित करनी है, आप सब पहले से जानते ही हैं। ऐसा कहते हैं कि जेनेटिक कोड बदलता नहीं है, ऐसा उनका जो इस प्रकार के जो डॉक्टर विद्वान हैं वो इस बात को मानते नहीं, उनको ये अपने ऊपर एक अपमान लगता है। पर हमारे पास तो ऐसे उदाहरण भरा पड़े हैं, साहित्य पुस्तकें भरी पड़ी हैं कि सोच के कारण आकृति विशेष नहीं बदलती होगी, काला गोरा नहीं होता है, गोरा काला नहीं हो जाएगा, माता पिता है। संभव भी है औषधियों के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं कि काले माता पिता की गोरी संतान पैदा हो जाए, वो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सामान्यतः वहां पे गुणसूत्र काम करते हैं, पर सोच के द्वारा पूरे भीतर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो रसस्राव हैं वो बदल जाते हैं, और पूरा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर माता पिता के भी अत्यंत सबल संतान जन्म ले सकती है। अंतिम बात जो इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, हमारे जितने भी विद्वान हैं, बहुत हमारे साथ शरारत की गई है, पर हमारे विद्वान जानते हैं इस बात को। वो कौन सी बात है? हमें लगातार एमडी डॉक्टरों के द्वारा, विद्वानों के, तथाकथित विद्वानों के द्वारा, प्रजनन विद्वानों के द्वारा, इस शास्त्र के जो विद्वान हैं उनके द्वारा, ये तथाकथित आधुनिक विद्वानों के द्वारा बताया जा रहा है कि जिसके द्वारा प्रजनन होता है उस सामग्री के संरक्षण का कोई अर्थ नहीं है। ये मतलब बात है, ये एमडी डॉक्टर बोलता है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलने लगे हैं, और जो बड़े वरिष्ठ शिक्षक हैं, आधुनिक शिक्षक, वो भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर यदि आप YouTube पे जाएंगे, यदि आप जो है उसमें गूगल में जाएंगे, सर्च इंजन में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे ब्रह्मचर्य की अद्भुत ऊर्जा, तो मुझे संयोगवश वो अब गायब कर दिया गया है गूगल से। लगभग 17-18 एमडी विद्वानों का, विश्व के विद्वानों के शोध पत्र मिले हैं जो बताते हैं कि ये प्रजनन शक्ति के द्वारा, उसके संरक्षण के द्वारा अद्भुत प्रतिभाओं का जन्म होता है। और ये जो हमारे 100 बिलियन स्नायु कोश प्रसुप्त अवस्था में है, जो केवल 5-7% काम करते हैं,
ये सब जागृत होते हैं तो उसी सामग्री के द्वारा जागृत होते हैं जिससे प्रजनन होता है। और ये बात आधी ठीक है आधुनिक डॉक्टरों की कि जब ये सामग्री हमारे शरीर में बढ़ जाती है, प्रजनन सामग्री, शुक्र बढ़ जाता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये आधा सच है। हमारे जो योग साधना की प्रक्रियाएं हैं, जिस मंच से ये कार्यक्रम हो रहा है, वो तो इसके विशेषज्ञ हैं। इसको हम साधना के द्वारा ऊपर उठाते हैं। सामान्य प्रक्रियाएं बहुत जटिल नहीं है, और ये जाकर ऊर्जा के रूप में हमारे सुप्त स्नायु कोशों को जागृत करता है, और तब जाकर एक स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है, जो गणित के विश्वकोश के 10 के 10 खंड, जिसका एक पृष्ठ भी पूरा याद करना कठिन है, वो 10 के 10 खंड, एक एक शब्द अक्षरशः याद होता है। ये घटना बेलूर मठ की है, वहां पे उन्होंने, ये लिखित में है ये घटना, उन्होंने एक एक पृष्ठ उनको याद था। ऐसी अद्भुत प्रतिभाओं का जन्म होता है तब जब इस प्रजनन शक्ति को हम ऊपर उठाने, सुरक्षित करते हैं और ऊपर उठाते हैं, तब हम ऊर्ध्वरेतस कहलाते हैं। तब ऐसी शक्तियों का जन्म होता है। तो भारत में इस प्रक्रिया को पिछले 100-150 साल के प्रयासों के द्वारा रोका गया, जिससे अद्भुत शक्तियों का जन्म होना बंद हुआ। अब फिर से उनका जन्म होगा, तो हम केवल अपना नहीं, इस संस्कृति की रक्षा करेंगे जिसके पास ये दर्शन है जीवन को सार्थक बना देने का, इन स्नायु कोशों को जगा देने का, जो वो दर्शन है उसको सीखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और हम ही फिर सारे विश्व का भी कल्याण करेंगे। मुझे लगता है मेरा समय पूरा हुआ है। मैंने जो भी अपनी समझ के अनुसार है विषय को आपके आगे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आपके कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय वैद्य जी। प्रश्न जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अपनी जीवन यात्रा में अगर किसी ऐसे अनुभव को पाया हो कि किस तरीके से एक उत्तम संतति संभव है, तो उस पे अगर कुछ एक संक्षेप में प्रकाश डाल सकें तो बताएं। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था वो मेरा नाती है। मेरी बिटिया ने, मेरे जमाता ने, वो बहुत, उनका भोगों में कोई रुचि नहीं है। प्रभु कृपा से ऐसा मुझे जमाता मिला है, बिटिया भी ऐसी मिली है। उन्होंने मन बनाया कि हमको श्रेष्ठ संतान चाहिए। तो बच्चे के जन्म से पहले से लेकर और गर्भ में आने से लेकर और आज तक वो प्रक्रिया जारी है। वो बच्चा है जो अभी 3.25 साल का पूरा नहीं हुआ है, और गीता के अनेक श्लोक उसको कंठस्थ हैं। ऐसा बिल्कुल मेरे सामने ही है। तो ये बिल्कुल 100% संभव है। श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक का उठाकर देखें तो आपको उसमें दर्जनों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। और एक बात इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा, युवाओं को, अगर हमारे बीच में कोई युवा बैठे हैं, विवाहित या विवाह होने वाले, एक सीधी सी बात, थोड़ी कड़वी बात है, पर उसको सीधे सीधे हम कह सकते हैं, दुर्घटनावश जो संतानें जन्म लेती हैं, काम वासना में लिप्त होने के उस भूमिका से जो जन्म लेती हैं, वो आपको कैसे सुख देगी, इस समाज को कैसे, समाज के लिए कैसे कल्याणकारी सिद्ध होंगी, वो अच्छी संतान हो ही कैसे हो सकती है। और जीवन की सबसे बड़ी घटना, पारिवारिक जीवन में सबसे बड़ी घटना, महत्वपूर्ण संतान का जन्म होता है। वो दुर्घटनावश जन्म ले रही है, सब बड़ा दुर्भाग्य हमारे परिवारों का क्या होता है। और ये हो रहा है भारतीय संस्कृति से हमको बलात् दूर ले जाए जाने के कारण। सौभाग्य की बात है, हम बहुत तेजी से जाग रहे हैं। जी जी धन्यवाद। निसंदेह जैसे एक कुम्हार जो है एक मिट्टी का पात्र बनाता है तो उसकी विशिष्टताओं को सर्वाधिक वही जानता है, वैसे ही मानव व्यक्तित्व को गढ़ने का जो सूत्र है वो गर्भाधान और उससे पूर्व से कहीं शुरू होता है। तो मैं आपसे एक दो प्रश्न और करना चाहूंगा। एक तो यह है कि आपकी दृष्टि से विवाह का उत्तम समय क्या होता है, वो आप अपने परंपरा में जो होता रहा है पूर्व में वो भी कहें,
और आधुनिकता की दृष्टि से लोग हर चीज वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो अगर इस पे एक संक्षेप में बात रखते हैं अपनी। देखिए, इसमें थोड़े से आपके प्रश्न के कारण मेरे ध्यान में विषय आ गया है एक। देखिए, बड़ा चालाकी से हमारे साथ क्या किया गया है, हमको सब्जियों में और दूध में ऑक्सीटोसिन दिया गया है। उस ऑक्सीटोसिन के कारण जो अंगों का विकास, प्रजनन अंगों का विकास 16-18 साल में कभी हुआ करता था, वो अब जो है 8 साल में होने लगा है। और ये बहुत भयावह स्थिति है। मासिक धर्म 10 साल में होने लगा है बच्चियों के। और ये केवल बच्चों का दोष और केवल संस्कारों का दोष नहीं है, ये केमिकल के द्वारा भी हमारे साथ किया गया है। तो अब आज के युग में जो हाथ से बाहर निकल गई बात, उसके लिए तो फिर जैसे 18 अक्षौहिणी सेना भगवान भी नहीं बचा पाए थे, तो शायद हम उसके लिए कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। पर जो आगे आ रहे हैं वो क्रमशः, ये जो पतन होता है, जो विकार आता है, ये जो विनाश की प्रक्रिया चलती है, ये भी क्रमशः चलती है। छलांग मारकर तो हो नहीं सकता, कोई ये स्विच बोर्ड तो है नहीं। और इसी प्रकार इसका सुधार की भी क्रिया क्रमशः होगी, धैर्यपूर्वक होगी। तो ये हमको जाना तो वहीं पे है कि 25 वर्ष में पूरा परिपक्व शरीर होता है, तो पुरुषों के लिए 25 वर्ष में विवाह की आयु होगी। पर अभी जैसे 80 से भी कम आयु हो रही है, तो 20 साल में भी फिर तो 18 साल में भी फिर तो आपको ये समझौता करना पड़ेगा। पर ये बात है, पूरी परिपक्वता नहीं होती, वो लगभग 25 साल में ही होती है। हम चिकित्सा जगत में देख रहे हैं, बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं, जितनी स्थापनाएं पुरानी हैं उन सबको झक मार कर, नाक रगड़ कर फिर से मानना पड़ रहा है कि यही सही है। तो अब वो जो है वो अपरिवर्तनीय है। हाँ, समझौता करना हमारी वर्तमान स्थिति की एक मजबूरी हो सकती है कि जैसे गंगा का जो पानी बह गया, जितना निकल गया वो तो निकल गया, अब तो जहां है वहीं से शुरू करना पड़ेगा। वो हमारे विद्वान उदाहरण देते हैं, स्वेटर तो है नहीं कि गलत बुना गया तो उधेड़ कर फिर से वहां से शुरू कर लो। ये तो जीवन है, काल जो निकल गया अब यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो 18 या 20 पे समझौता करना पड़ता है तो करेंगे। जी धन्यवाद। एक ध्यान में आ रही बात, डॉक्टर खादर वली साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इन्हीं खतरनाक रसायनों और हाइब्रिड के कारण हमारे यानी पुरुष में जो स्पर्म काउंट है वो 250 मिलियन से घटकर मात्र 20 मिलियन रह गया है। तो निसंदेह है ये ऐसी स्थिति है। और वो एक और संदर्भ जोड़ते हैं और वो है दूध, उसको भी एक कारक मानते हैं। मैं चाहता हूं जो A1 और A2 दूध का फर्क है वो अगर आप संक्षेप में बताएंगे तो साथियों को बड़ा सहयोग होगा। इस कार्यक्रम के लिए जो संचालक रखे गए हैं बहुत जागरूक हैं। आपने एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय ध्यान ला दिया। मुझे लगता नहीं था कि इस आधे घंटे के समय में उसके ऊपर हम बात कर पाएंगे, पर आपने उसके लिए अवसर दे दिया। लोगों की प्रजनन शक्तियों को नष्ट करने के लिए हम लोगों की प्रजनन शक्ति को नष्ट करने के लिए एक नहीं अनेक काम किए गए हैं। उनमें से जो आपको जो है सोयाबीन खिलाई जा रही है वो भी आपकी प्रजनन शक्ति को समाप्त कर देती है। आपको जो डिओडोरेंट सीधे शरीर पे लगाते हुए दिखाया जाता है, कपड़े पे नहीं, सीधे शरीर पे, वो भी प्रजनन शक्ति को नष्ट कर देता है। आपकी हमारी जो बहन बेटियों को, माताओं को जो है सौंदर्य प्रसाधन दिए गए, उसमें 1000 से अधिक ऐसे रसायन हैं जो उनकी प्रजनन शक्ति को नष्ट कर देते हैं। आप लोगों के लिए जो सैनिटरी पैड मासिक धर्म के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसके अंदर जो उसको स्टेरलाइज, जो उसको रोगाणु मुक्त किया जाता है, वो भी इस प्रकार के रसायन हैं जो आपकी प्रजनन शक्ति को समाप्त कर रहे हैं। आपके फोर्टिफाइड आटे के अंदर, आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, उन सब के अंदर वो चीजें डाली गई हैं जो बड़ी तेजी से आपके प्रजनन शक्ति को समाप्त कर देती हैं। आपका नमक, जिसको सरकार गा गा कर बोल रही है, आयोडाइज्ड साल्ट, अनेक देशों में ऐसा हमने पढ़ा है, कहीं
लगभग 51 देशों में प्रजनन बंद हो गया, तब जाके ध्यान में आया कि आयोडाइज साल्ट उसका कारण है। आप तो खाते ही चले जा रहे हैं। 14% भारतीय संतानें, सरकारी आंकड़े हैं, कहीं कहीं 10 है। 14% दंपति ऐसे हैं जो आज से 3-4 साल पहले संतान प्राप्त करने में अक्षम हो गए थे। ये बढ़कर आंकड़ा हो सकता है अब 3 या 4 गुना या 5 गुना हो गया हो, बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। तो ये तो कई उपाय किए जा रहे हैं। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, आनुवांशिक रूप से जो परिवर्तित जितने भी ये हैं, ये सब भी तो ऐसे ही हैं। और आपने दूध की बात की, तो दूध की भी बहुत कुछ जो नुकसान करता है विदेशी गौओं का दूध, उसमें से एक ये भी समस्या है। वैसे तो सडन इन्फेंट डेथ उसका पहला रोग बताया है, अनायास बच्चा मर जाएगा विदेशी गाय के दूध से, ये एक है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो विकलांग पैदा होंगे मानसिक रूप से, उसको कहते हैं ऑटिज्म। अमेरिका में वो सबसे ज्यादा था, अब भारत में सबसे ज्यादा होगा, जो वर्तमान स्थिति है यदि विदेशी गौओं पे रोकना लगी तो इस प्रकार से ये कोई एक नहीं, अनेक तरीके हैं जिनसे हमको बांझ बनाया जा रहा है। पैक्ड फूड जितना भी है, ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरा, चिप्स, बिस्कुट भी आपके घर पे जो भी अतिथि आते हैं, आप सभ्यता का एक अंग मानते हैं कि चाय के साथ वो दे दिया जाए। तो बिस्कुट में भी और सभी तरह के जो बोतल बंद, डिब्बा बंद आहार है, उन सब में वो रसायन है जो आपके प्रजनन तंत्र को नष्ट कर देते हैं। जी, इतना ही निवेदन। जी धन्यवाद। वैसे थोड़ा अधूरा रह गया था, A1 और A2 पर आपने जो काफी अच्छा। जी, आप और जानना चाहेंगे? आप थोड़ा चाहेंगे सा कि जाने? जी, मैं बताता हूँ। जी, इसमें थोड़ा सा मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला था सन 10-11 से लेकर और अभी तक थोड़ा बहुत चलता रहता है। ऐसा कहते हैं हमारे बड़े सरल लोग जो है, कह देते हैं गाय तो गाय है जी, सेवा ही करनी है, देशी विदेशी का क्या होता है। ये सच नहीं है ना। साधु तो साधु है, फिर वो चाहे माता सीता का हरण कर ले, ऐसा थोड़ी हम कह सकते हैं। साधु के वेश में कोई दानव भी हो सकता है। तो ये जो विदेशी गौएं वास्तव में दानव ही है। क्या अंतर है? वैज्ञानिक स्तर आधार पर आप देखिए, संभवतः इसमें जो प्रोटीन है, दूध का प्रोटीन होता है, उसकी एमिनो एसिड चेन होती है, कड़ियां होती हैं जुड़ी है, जैसे श्रृंखला होती है ना इसकी बांधने की, लोहे की, इस प्रकार की कड़ियां रहती है। वो प्रोटीन की एमिनो एसिड चेन। ये जो विदेशी गोवंश है, इसके दूध की जो प्रोटीन है, उसकी जो अमीनो एसिड चेन है, वो 67वीं जो कड़ी है, 1 2 3 4 से लेकर 60 61 62 65 66 67, उस 67वीं कड़ी जब हम दूध लेते हैं, उसका कोई भी उत्पाद लेते हैं, तो पेट में जाकर वो श्रृंखला टूट जाती है। जबकि उसका नाम उन्होंने रखा है वैज्ञानिकों ने हिस्टाडीन, उस कड़ी का नाम। और जो भारतीय गोवंश है उसमें वो कड़ी मजबूती से जुड़ी है, टूटती नहीं है, उसका नाम दिया है वैज्ञानिकों ने प्रोलीन। तो प्रोलीन के स्थान पे जो हिस्टाडीन है, इसको विज्ञान की भाषा में ओपिएट कहा है, अर्थात अफीम यानी विष। ये टूटती है, टूट कर एक नया प्रोटीन बनाती है जो और भी अधिक घातक है। उसका नाम उन्होंने दिया, 7 कड़ियां हैं, उसकी छोटा सा एमिनो एसिड चेन है, जिसका नाम दिया BCM7, बीटा कैसोमॉर्फिन 7। उसके कारण कैंसर तक होता है, हृदय अवरोध होता है, पेट के रोग होते हैं, पार्किंसन डिजीज होती है, एसजीएम या हार्ट डिजीज ब्लॉकेज बता ही दिया आपको, बच्चे जल्दी मरने लगते हैं। और बस कैंसर तक कुछ बचता नहीं है, पूरा तंत्र ही उससे शरीर का नष्ट हो जाता है। इसके ठीक विपरीत भारतीय गौएं का प्रोटीन बीटा कैसिन A1 के स्थान पर बीटा कैसिन A2 है, और उसके अंदर अद्भुत गुण हैं। वो क्या गुण है? ऐसा एक भी विटामिन नहीं है जो गाय की आंतों में नहीं बनता, भारतीय गाय की आंतों में नहीं बनता। जितने आज तक खोजे गए हैं पूरे विटामिन उसके अंदर है, B12 भी है। आपको झूठ बोला जाता है, आपको मांसाहार करना पड़ेगा B12 के लिए। अपने चारों ओर देखिए, जिन्होंने जीवन में कभी मांस पीढ़ियों से नहीं खाया, हट्टे कट्टे स्वस्थ है, उनमें तो विटामिन B12 नहीं होना चाहिए, अर्थात जानबूझकर हमसे झूठ बोला जाता है। तो गाय के सभी उत्पादों में, गोबर में, गौमूत्र में, और दूध में, सब में वो सारे विटामिन हैं।
तो इस प्रकार ये जमीन आसमान का अंतर है। और ये कहा गया है, हम तो मानते ही है कि माता के गर्भ में जब बच्चा होता है उस समय जो माता इस गाय के दूध का सेवन करती है, उसका बच्चा अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत प्रेम स्नेह करने वाला। हमने देखा है जो जर्सी का दूध पीने वाले परिवार हैं, उनकी संतानें अपनी पत्नी, अपने बच्चे को प्यार नहीं करती हैं 100% मामलों में। और जो देसी गाय का दूध पीने वालों की संतानें हैं, वो अपने पड़ोसियों को, देश को, समाज को, संस्कृति को प्यार करते हैं, अंतिम श्वास तक माता पिता की सेवा करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, समाज को बर्बाद करने वाला है ये गोवंश, और स्वास्थ्य को भी। तो अभी जल्दी में तो इतना ही मृदुल जी पर्याप्त होगा ना? जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। और आपके लिए मैं भाई जी प्रणाम। भाई जी प्रणाम। जी जी, हाँ जी बताइए। हरिओम जी। चाह रहे हैं साहू जी, कि क्या? हेलो जी बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। साहू जी